इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इस फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। तो जब नाभिक की खोज हो चुकी थी तो उसके पश्चात बहुत सारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने अनेकों प्रयोग किए ये जानने के लिए कि अलग अलग तत्वों के जो नाभिक हैं उनके गुण धर्म क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी क्रम में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसको हम कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग का प्रयोग किया नाभिक की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ को, गुणों को ज्ञात करने के लिए। तो रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तो प्रयोग करने से पहले उसने कुछ बिंदुओं को आधार माना, इसको वो अजम्पशंस बोलते हैं। तो वो कौन से बिंदु थे जिनको उसने, रदरफोर्ड ने अपना आधार माना प्रयोग करने से पहले। तो उन बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहला बिंदु उन्होंने पॉइंट ये माना, एजम्पशन ये माना कि जो भी परमाणु हैं, कोई भी किसी भी धातु का परमाणु हो, किसी भी तत्व का परमाणु हो, उसका परमाणु का संपूर्ण धन आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। हम जानते हैं परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, नाभिक। उसको हम नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने ये माना। अभी तो हम जानते हैं नाभिक होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब तक खोज नहीं हुई थी तत्वों की तो अजम्पशंस लिए जाते थे। तो उसने माना संपूर्ण आवेश जो है, धन आवेश केंद्र पर जहाँ केंद्रित होता है उसको हम नाभिक बोलते हैं, और बाकी का जो ऋणात्मक आवेश है वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नाभिक के चारों ओर, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट ये माना, अजम्पशन ये लिया कि अल्फा कण की तुलना में जो नाभिक हैं बहुत भारी होते हैं। यानी नाभिक बहुत भारी है और अल्फा कण बहुत, उनकी तुलना में बहुत हल्के होते हैं। और जब हम अन्योन्य क्रिया कराते हैं, अन्योन्य क्रिया नाभिक से अल्फा कण की कैसे कराते हैं कि जिस नाभिक से हमें अन्योन्य क्रिया करानी है तो उस तत्व की एक पर्णिका, बहुत पतली पर्णिका ले लेते हैं, पर्णिका को कहीं स्टैंड पर लगा देंगे और अल्फा सोर्स से अल्फा कणों को से टकराते हैं। तो जब हम अन्योन्य क्रिया कराएंगे तो इस अन्योन्य क्रिया के समय जो नाभिक है वो गति नहीं करता। अल्फा कण तो आया और नाभिक से प्रकीर्णित हो गया। अल्फा कण तो गति कर रहा है लेकिन नाभिक गति नहीं करता। ये माना, अजम्पशन में ये माना गया कि नाभिक अन्योन्य क्रिया के समय नाभिक गति नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नाभिक बहुत भारी होता है। नाभिक अल्फा कण की तुलना में बहुत भारी होता है। आप ऐसे मान सकते हैं जैसे एक बहुत बड़ा लोहे का गोला है, रखा है, उसको नाभिक मान लें और एक बॉल से उसको टकराएं, टक्कर मारें उसमें बॉल से, तो बॉल तो छिटक के चली जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी, लेकिन जो लोहे का जो गोला है बहुत बड़ा वो नहीं हिलेगा वहीं की वहीं। तो वो नाभिक मान लीजिए। तो नाभिक गति नहीं करता है अन्योन्य क्रिया के समय। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा बिंदु क्या माना कि नाभिक और अल्फा कण इनका जो आकार है ये बहुत छोटा होता है, बिंदु मात्र होते हैं केवल। ये प्रयोग में उन्होंने जो थ्योरी डेवलप की उसमें ये माना कि दोनों नाभिक और अल्फा कण दोनों ही, हालांकि नाभिक में द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है अल्फा कण की तुलना में, लेकिन दोनों ही बिंदु मात्र होते हैं। अर्थात इनके आकार को नगण्य मानेंगे। आकार कैसा होगा? नगण्य। आकार को नगण्य मान के चलेंगे क्योंकि दोनों को हमने क्या माना है? बिंदु मात्र।
चौथा जंक्शन क्या था कि प्रकीर्णन अल्फा कण और नाभिक के मध्य होता है। परमाणु में क्या क्या है, नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है। तो जो अल्फा कण है वो प्रकीर्णन केवल नाभिक से करेगा। परमाणु में उपस्थित जो भी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है उनका प्रभाव इस प्रकीर्णन पर नगण्य होगा। क्यों ये नगण्य क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तुलना में अल्फा कण बहुत भारी होता है, तो अल्फा कणों के प्रभाव को हम नगण्य मान लेंगे, ठीक है ना। तो जब प्रकीर्णन हो रहा है अल्फा कण का नाभिक से, उस समय इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को नगण्य मान लिया जाएगा। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नगण्य होता है। ये 4 बिंदु आधार माने। इसके बाद उन्होंने अपना प्रयोग किया और कुछ गणनाएं की। तो प्रयोग क्या था उनका? तो सबसे पहले हम चित्र पर आ जाते हैं। चित्र की जो व्याख्या है यहाँ पर की है मैंने, उसको बाद में देखेंगे। पहले सीधे चित्र पर चलते हैं। ये हमारा चित्र है। इस चित्र में हमने, ये नाभिक है, ये नाभिक है, m द्रव्यमान है इसका, या m बिंदु ले लिया हमने, m बिंदु पर है। अल्फा कण इस दिशा में आ रहा है, ये PO दिशा में अल्फा कण आ रहा है। और जब नाभिक पर कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। अल्फा कण भी अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, ये भी धनात्मक आवेशित होता है। तो जब अल्फा कण दूर होता है, नाभिक से दूर है, तब इस पर इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलम बल लगभग नगण्य होता है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक के पास आता जाएगा अल्फा कण, इस पर कूलम प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि नाभिक भी धनात्मक आवेशित है, अल्फा कण भी धनात्मक आवेशित है, तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये कण अपने इसका पाथ क्या था, रास्ता क्या था? PO, यूं जाता। अगर नाभिक इस पर कोई बल नहीं लगाता तो ये अल्फा कण, यहाँ इसका वेग v है मान लीजिए, तो v वेग से यूं निकल जाता, इस रास्ते से निकल जाता, PO मार्ग से निकल जाता, अगर नाभिक इस पर कूलम बल नहीं लगाता। लेकिन चूंकि ये नाभिक धनात्मक आवेशित है, अल्फा कण भी धनात्मक आवेशित है, तो इनके दोनों के बीच में कूलम अन्योन्य क्रिया होगी, और इस अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप ये अपना मार्ग बदलता चला जाएगा, और बदलते बदलते ये इस मार्ग से प्रकीर्णित हो जाएगा। यानी आ रहा था इस रास्ते से, PO मार्ग से, और चला गया OP' मार्ग पर, OP' मार्ग पर चला गया। तो कितने कोण से इसका प्रकीर्णन हुआ? थीटा कोण से। थीटा कोण मतलब इस दिशा में आता, अगर ये बल नहीं लगाता नाभिक तो इस दिशा में से निकल जाता, लेकिन नाभिक की वजह से वो इस दिशा में चला गया, तो थीटा कोण से इसका प्रकीर्णन हो गया। तो इसका जो पाथ होता है, अल्फा कण का जो पाथ है, ये एरो बनाया है मैंने, अल्फा कण का जो पाथ है वो अतिपरवलयाकार होता है। ये पाथ अतिपरवलयाकार कहलाता है, और जो नाभिक है इस अतिपरवलय के बाहरी फोकस पर स्थित होता है। ये जो ज्यामिट्री है इसको ध्यान से समझें। ये एक अतिपरवलय है, और ये बिंदु M है, ये बाहरी फोकस है, और नाभिक यहीं पर स्थित होता है। मान लीजिए ये कोण फाई है, ये थीटा है, ये फाई है कोण, तो ये कोण भी फाई होगा, ये वाला। तो यानी थीटा प्लस फाई 180 डिग्री हो जाएगा। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये फाई प्लस थीटा प्लस फाई, यानी थीटा प्लस 2φ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये अतिपरवलय का शीर्ष है A, और ये नाभिक है यहाँ पर। तो MA डिस्टेंस को हमने मान लिया x, यानी MA जो डिस्टेंस है MO प्लस OA, इसको मान लिया हमने x। तो इस चित्र से देखिए, इस चित्र से x इज इक्वल टू ये डिस्टेंस M से लेकर A तक जो डिस्टेंस है उसको x माना है। तो x डिस्टेंस इक्वल टू MO प्लस OA, MO प्लस OA, ठीक है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, जो ये डिस्टेंस होती है,
अतिपरवलय की ज्यामिति से ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस a है, ओ ए डिस्टेंस a है, तो एम ओ डिस्टेंस a sec फाई होगी। अगर ये थीटा एंगल फाई है तो ये a sec फाई होगी। ये मैथमेटिक्स में, आप मैथमेटिक्स की किसी बुक में अतिपरवलय की ज्यामिति में जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये a sec फाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, या मैथमेटिक्स की कोई बुक देख लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एम ओ डिस्टेंस होगी a sec फाई, और ये डिस्टेंस है a, तो x इज इक्वल टू a sec फाई प्लस a कॉमन ले लिया, तो x इज इक्वल टू a इंटू sec फाई प्लस 1। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। ठीक है, दूसरा देखिए, ये जो ट्राइंगल है, ये 90 समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये कोण फाई है, ये लंब b है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओ साइन फाई, b इज इक्वल टू एम ओ साइन फाई। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज यानी b बटे एम ओ, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन फाई, तो b इज इक्वल टू एम ओ साइन फाई। तो एम ओ इज इक्वल टू हो जाएगा, एम ओ इज इक्वल टू साइन फाई को नीचे ले आओ, तो b अपॉन साइन फाई या b कोसेक फाई, तो ये हो जाएगा एम ओ इज इक्वल टू b कोसेक फाई। अतिपरवलय की ज्यामिति से एम ओ बराबर है a sec फाई, और यहाँ से मिल गया हमें b कोसेक फाई, तो यानी a sec फाई इज इक्वल टू b कोसेक फाई। तो दोनों की वैल्यू एम ओ है, डिस्टेंस एम ओ। अतिपरवलय की ज्यामिति से ये डिस्टेंस है a sec फाई, और इस त्रिभुज की ज्यामिति से है b कोसेक फाई। ये जो b डिस्टेंस है ये कहलाती है टक्कर प्राचाल, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर नाभिक और अल्फा कण के बीच में बल, कूलम बल नहीं लग रहा होता, अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही होती, तो नाभिक के सबसे नज़दीक से जब ये गुजरता, तो नाभिक के सबसे क्लोज जो डिस्टेंस होती अल्फा कण की, वो ये होती। यहाँ से लंब डाल देंगे इस रेखा पर, तो वो क्लोजेस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। तो अल्फा कण की नाभिक से नियरेस्ट नज़दीकी डिस्टेंस, वो अगर बल नहीं लगता, ये कूलम बल नहीं होता, तो b डिस्टेंस से गुजरता है ये, तो इसको बोलते हैं टक्कर प्राचाल या इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है ना, तो a sec फाई इज इक्वल टू हो गया b कोसेक फाई, तो a इज इक्वल टू सेक फाई को उधर ले आइए, b कोसेक फाई अपॉन सेक फाई, यानी b कॉट फाई। a की वैल्यू आ गई b कॉट फाई। अब इस a की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू b कॉट फाई इंटू सेक फाई प्लस 1। x इज इक्वल टू b कॉट फाई इंटू सेक फाई प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो इसकी वैल्यू आएगी b कॉट फाई बाई 2। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हम, आप करके देख लेना, ट्राई कर लेना, ये तो टेंथ में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके आसानी से हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा b कॉट फाई बाई 2। ये इतना हमने कैलकुलेट करके रख लिया है। अब आते हैं वापस इस चित्र पर। तो इस चित्र में क्या हो रहा है, अल्फा कण आ रहा है पीओ दिशा में, और अगर प्रकीर्णन नहीं होता तो ये नाभिक के नज़दीक b डिस्टेंस से गुजर जाता, लेकिन चूंकि प्रकीर्णन हुआ तो ये अतिपरवलय कक्षा में प्रकीर्णित हो गया, और प्रकीर्णन कोण है हमारा थीटा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। चित्र के अनुसार एक अल्फा कण जो कि प्रारंभ में पीओ दिशा में v वेग से गति कर रहा था, Z1e नाभिक का आवेश मान लिया हमने, Z1e आवेश के नाभिक m द्वारा अतिपरवलयाकार कक्षा PAP डैश, अतिपरवलयाकार कक्षा कौन सी है, PAP डैश, ये जो कक्षा है ये अतिपरवलयाकार है। अतिपरवलयाकार कक्षा में कक्षा के अनुदिश विक्षेपित कर दिया जाता है। यदि अल्फा कण का आवेश मान लिया हमने Z2e, नाभिक का आवेश है Z1e, इन चीज़ों का ध्यान रखना, नाभिक का आवेश Z1e, अल्फा कण का आवेश Z2e, नाभिक का
नाभिक को हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तथा नाभिक में अन्योन्य क्रिया नहीं होती तो अल्फा कण नाभिक से न्यूनतम दूरी बी पर होता। अगर अन्योन्य क्रिया नहीं होती तो नाभिक और अल्फा कण की न्यूनतम दूरी क्या होती, बी। ये डिस्टेंस सीधा निकल जाता बिना अन्योन्य क्रिया के। अगर अन्योन्य क्रिया नहीं करता ना अल्फा कण नाभिक से, तो इसी रास्ते से सीधा गुजरता हुआ चला जाता, तो नाभिक से न्यूनतम दूरी उसकी हो जाती बी, न्यूनतम दूरी बी होती। इस बी को क्या बोलते हैं हम, टक्कर प्राचाल। इस बी डिस्टेंस को कहलाता है टक्कर प्राचाल या इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। लेकिन चूंकि नाभिक कैसा है, धनात्मक आवेशित है, अल्फा कण भी धनात्मक आवेशित है, दोनों के बीच में कूलम प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसकी वजह से अल्फा कण क्या होता है, विक्षेपित हो गया। कितने कोण से विक्षेपित हो रहा है वो, थीटा कोण से। ये देखिए, अगर विक्षेपित नहीं होता तो इस दिशा में जाता, विक्षेपित होने के बाद इस दिशा में जा रहा है, तो ये एंगल हो गया दोनों के बीच में थीटा। ये जो ओपी और ओपी डैश हैं ये कहलाते हैं अनंत स्पर्शी, जो अतिपरवलय है उसके अनंत स्पर्शी हैं, असिम्प्टोट अनंत स्पर्शी, ठीक है ना। नाभिक एम अतिपरवलयाकार कक्षा के बाहरी फोकस पर होता है। जैसे मैंने बताया था, जो नाभिक है एम वो अतिपरवलयाकार कक्षा है, उसके बाहरी फोकस पर स्थित है। इसी वजह से अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये ए सेक फाई कहलाएगी। अगर ये थीटा फाई एंगल है ये वाला, तो ये ए सेक फाई कहलाएगी, ये रही ए सेक फाई, क्योंकि ये एक अतिपरवलय के बाहरी फोकस पर है, ठीक है ना। अब देखिए, नाभिक के सापेक्ष अल्फा कण का कोणीय संवेग, क्योंकि बाहर से तो कोई बल लगा नहीं रहे हम, नाभिक एक बार गति दे दी हमने, नाभिक चलता जा रहा है, अब हम कोई बाहर से बल नहीं लगा रहे, तो नाभिक के सापेक्ष जो अल्फा कण का कोणीय संवेग होगा वो इनवेरिएंट होगा, अचर होगा। तो अब दो कोणीय वेग निकालेंगे, कोणीय संवेग कहां पर, जब वो बिंदु P पर है और दूसरा जब वो बिंदु A पर है, ए से गुजरेगा। तो जब P पर है, V वेग से आ रहा है, उसका द्रव्यमान अगर स्मॉल m मान लें तो V वेग से आ रहा है, उसका संवेग हो जाएगा mv, और नाभिक से कितनी दूर से गुजर रहा है, गुजरेगा वो b, तो संवेग गुणा न्यूनतम दूरी b, ये कोणीय संवेग हो जाएगा। तो बिंदु P पर कोणीय संवेग होगा, बिंदु P पर जो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जितना कोणीय संवेग बिंदु P पर होगा उतना ही कोणीय संवेग बिंदु A पर होगा। यहाँ इस बिंदु पर जब अल्फा कण है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वही कोणीय संवेग बिंदु A पर होगा, ठीक है। बिंदु A पर अल्फा कण का द्रव्यमान तो वही होगा, लेकिन वेग बदल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अन्योन्य क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर तो बल शून्य था, लेकिन जैसे जैसे पास आया तो प्रतिकर्षण बल लगने लगा, प्रतिकर्षण बल लगने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा आती जाएगी और गतिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी। तो यहाँ गतिज ऊर्जा कम होगी तो उसका वेग भी परिवर्तित हो जाएगा। तो बिंदु P पर जो वेग v था, यहाँ A पर वेग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिंदु P पर कोणीय संवेग क्या होगा, द्रव्यमान m है अल्फा कण का, वेग v मान लिया था बिंदु P पर, और नाभिक से न्यूनतम दूरी b से गुजरता वो, तो कोणीय संवेग हो गया mv इंटू b। अब बिंदु A पर आते हैं, तो बिंदु A पर अगर हम वेग को v डैश मान लें, यानी जब अल्फा कण बिंदु A पर आया, अब जैसे जैसे फोर्स लगता गया वेग परिवर्तित होता चला जाएगा, यानी उसका वेग कम होता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, जब तक कि वो A बिंदु पर आता है। और E बिंदु से जैसे ही दूर जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, और फिर अनंत पर जाकर स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जो गतिज ऊर्जा यहाँ थी वही गतिज ऊर्जा यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिंदु A पर द्रव्यमान तो वही है अल्फा कण का m स्मॉल m, वेग v डैश मान लिया, तो ये हो गया संवेग, और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी नाभिक से जो अब लंब कोई बिंदु A पर उसका वेग इस दिशा में होगा, इस दिशा में, तो यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वो y अक्ष के अनुदिश होगी, तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी ma,
एम ए हो गई, ठीक है ना। तो संवेग, कोणीय संवेग हो जाएगा संवेग बिंदु ए पर संवेग गुणा एम ए, और एम ए डिस्टेंस को हमने क्या माना है, एम ए डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स मान लिया है हमने, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग बिंदु ए पर हो जाएगा एम वी डैश एक्स। तो वी क्या है यहाँ पर, अल्फा कण का प्रारंभिक वेग बिंदु पी पर। बिंदु पी कहाँ है, बिंदु पी ये मान लीजिए अनंत पर है, तो अनंत पर होगा तो वहाँ पर कोई भी बल, नाभिक के द्वारा बल, कोई बल नहीं, कूलम बल नहीं लगेगा। उस स्थान पर उसका वेग है v, और जैसे जैसे नाभिक के नज़दीक आता जाएगा कूलम बल के कारण उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा, और जब वो बिंदु ए पर आ जाएगा तो उसका वेग हो गया v डैश, ठीक है। तो चूंकि हम अब इस पर कोई बाहर से वाय बल नहीं लग रहा है इस पर, इस कारण इसका जो कोणीय संवेग है वो अचर होगा, यानी जो कोणीय संवेग बिंदु P पर होगा वही कोणीय संवेग बिंदु A पर होगा। तो हमारी एक इक्वेशन आएगी एम वी बी इज इक्वल टू एम वी डैश एक्स, और ये हमारा चित्र है, और ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए थे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी कॉट 5/2। आगे का डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।